कि हमारी देश की जो तटीय सीमा रेखा है वो बढ़ गई है, 3500 किलोमीटर उसमें वृद्धि हो गई है। अभी तक हम लोग पढ़ते हैं कि हमारी देश की कितनी तटरेखा कितनी लंबी है, तो 7500 कुछ किलोमीटर, 516 किलोमीटर हम देखते हैं, जो 1970 के दशक में अनुमान लगाया गया था। अब वो बढ़ के 11,098 किलोमीटर कर दी गई है। ठीक है, यानी समुद्र तट की लंबाई जो 7516 किलोमीटर थी, जिसमें तो और द्वीप का मिला के शामिल था, अब वो 11,098 किलोमीटर हो गई है। तो इसका मतलब क्या भारत ने कुछ जगह एक्वायर कर लिया है क्या? तटीय विस्तार हुआ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास जो तट रेखा थी, फिजिकली जो हमारे पास उपलब्ध था, वो वैसे ही है। हाँ, अब गणना में सुधार होने के कारण तट रेखा की वृद्धि हमें पता चली, हमारी तट रेखा की एक्चुअल लंबाई हमें पता चली है। जैसे आप ऐसे सोचिए कि कोई ये पेन है, ये दूर, ये मान लिया आपको यहां से दिखाऊं तो आपने इसकी लंबाई का कुछ अनुमान आपने लगाया, लेकिन जैसे जैसे आप इसके नजदीक जाते जाओगे इसकी लंबाई में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, क्योंकि दूर से वो जो बहुत शार्प कर्व में जो चेंज होता है, ये सारी चीजें हमें दिखाई नहीं देती है। तो वो उसको जो शोर जो है डॉक्स कहा जाता है, तटीय पैराडॉक्स के कारण जो है ये होता ही है कि समय के साथ साथ तटीय रेखा की जो लंबाई है उसमें वृद्धि देखी जाती है। तो यही देखी गई, इसलिए बहुत खुश होने की बात नहीं है, लेकिन हाँ, इससे कुछ सकारात्मक चीजें हो सकती हैं, उसको हम देखते हैं। तो देखिए, भारतीय तटरेखा का संशोधन मापन, भारत की तटरेखा पहले 7516 किलोमीटर हो गई है, 70 के दशक का अनुमान है, अब 11,098 की भी कर दी गई है, और यह लगभग 48 किलोमीटर की वृद्धि दिखाती है। इसके पीछे कारण क्या है? मापन का बेहतर पैमाना। हम अब बेहतर पैमाने पर मेजरमेंट करने में सक्षम हो गए हैं। पहले हमारा पैमाना था 4,50,000 का स्केल था, यानी कि 4.5 लाख पे 1 का स्केल था, जिसके कारण हमारा रेजोल्यूशन कम था। तो बहुत सारे जो शार्प अंतर था वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके कारण हमने वही अनुमान लगाया था। हाल के जो माप किए गए हैं 1:250,000 स्केल हो गया है, उच्च रेजोल्यूशन हो गया है, जिससे विवरण में अंतर आए। और अंतर जैसे क्या हो ना, तट रेखा सीधी नहीं रहती, उसमें कई सारे ऐसे ऐसे रहता है, और वो जितने बड़े पैमाने, जितनी गहराई से उसमें पे जाएंगे वो और अंतर आएगा। यानी ये जो अभी है 11,000, ये और भी बढ़ सकता है अगर और ज्यादा सटीक हम रेजोल्यूशन पे जाप के हम अपने मैप लेके उसकी जांच, उसका नाप करें। तो साथ ही साथ जो तट रेखाएं हैं इनकी अनियमित प्रकृति होती है, इसमें कई मोड़ और वक्र होते हैं। ऐसे में उच्च रेजोल्यूशन वाले उपकरण छोटे छोटी अनियमितताओं को भी पकड़ लेते हैं, जिससे कुल मापी गई लंबाई बढ़ जाती है। जैसे आप ये रेखा ऐसे सीधी इतनी है, मान लिया 1 मीटर है, और इसको इसी 1 मीटर को ऐसे ऐसे करके नापा जाए, इसी 1 मीटर को कई सारे ट्विन टेस्ट कर दिया जाए, तो जब आप बहुत सटीक नापेंगे तो थोड़ी बहुत लंबाई बढ़ी हुई हमें इसमें दिखाई देती है, या कई सारे इसमें, या आप ऐसे सोचो कि इसी 1 मीटर में ऐसे चलते हुए थोड़ा थोड़ा ऐसे करते हुए ऐसा आ गया। अब हमने तो नापा 1 मीटर, लेकिन ये जो पूरा सटीक साथ साथ चलते जाएंगे तो जो टर्न एंड ट्विस्ट है उसके कारण लंबाई बढ़ी हुई दिखाई देती है, और ये सब आधुनिक तकनीक के कारण ही ये हो रहा है। साथ ही साथ कई अपतटीय द्वीप हैं, उनको भी शामिल कर लिया गया है। पहले मैनुअल बाधा के कारण छूट जाते थे, लेकिन अब वो सारी उसके स्पेस के कारण ये चीजें दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये जो घटना है कि तटरेखाओं की वृद्धि, ये तटरेखा विरोधाभास या शोर और जो है पैराडॉक्स के रूप में जाना जाता है। ये लंबाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी, वो ऐसा होता नहीं है, उसके कारण होती है ये चीजें। ठीक है, फिर भी अगर देखा जाए कि तटरेखा विरोधाभास एक अवधारणा के कारण होती है, जो ये बताती है कि अनियमित प्राकृतिक विशेषताओं की एक निश्चित लंबाई नहीं होती, क्योंकि मापी गई लंबाई उच्च रेजोल्यूशन या माप की गई छोटी इकाई से बढ़ जाती है, या अधिक विस्तृत अवलोकन अधिक मोड़ और वक्र को पकड़ लेता है, जिससे कुल लंबाई बढ़ जाती है। अब व्यापक प्रासंगिकता देखा जाए तो विरोधाभास अन्य प्राकृतिक विशेषताओं पर भी लागू होता है, जैसे नदी के किनारे, पर्वत श्रृंखलाएं, भूभाग के किनारे,
इसमें जैसे जैसे प्रगति होगी वो होगा, इसलिए भारत ने फैसला किया है कि अब हर 10 साल में तट रेखा का पुनर्मूल्यांकन करेंगे। इससे ज्यादा से ज्यादा डेटा आएगा, हम जीपीएस मैपिंग करेंगे, जीआईएस मैपिंग करेंगे। इससे हम कटाव और समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण भी ये चीजें हो सकती हैं, और कुछ मानव हस्तक्षेप भी हो सकता है, कुछ भूमि पुनर्अधिग्रहण हो सकता है, कुछ बुनियादी ढांचे का भी विकास हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों के कारण ये सारा हो सकता है। और दूसरा एक चीज और इसी में आया है कि हमारे यहाँ पे द्वीपों की संख्या भी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। तो क्या ज्यादा द्वीप निकल गया? नहीं, उनकी गणना का हमने मानकीकरण कर दिया है, स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया है, और ये बढ़ते घट इनमें संख्या बढ़ेगी घटेगी नहीं, इनमें ये है कि स्टैंडर्डाइजेशन होता है। और अब क्या है कि देखा जाए तो 2016 में महासर्वेक्षक कार्यालय ने बताया था कि भारत में कुल 1382 अपतटीय ऑफशोर द्वीप हैं, लेकिन बाकी और गणना में 1334 आया था। बाद में यह माना गया कि नहीं, 1298 संख्या थी और 91 तटवर्ती द्वीपों को और कर दिया गया है, यानी 1389 द्वीप इसमें हैं। अभी जो संशोधित तटरेखा है, द्वीप है, इसका महत्व क्या होता है? देखिए, वैसे तो यह अकादमिक महत्व का है कि हमारी तटरेखा की लंबाई बढ़ गई है। पहले हम 7500 जानते थे, अब जैसे इसको हम 1 मीटर कहते थे, अब ये 1.25 मीटर एक्चुअल में हो गई है। लेकिन ये काम तो जो है वही करेगा ना, लेकिन फिर भी इससे कुछ फायदा है। ये बिल्कुल ही अनुपयोगी चीज नहीं होती तो न्यूज नहीं बनती या हम पढ़ाते नहीं। तो इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं? पहला है कि हमें अपने ज्योग्राफी या रीजन का बेहतर प्रादेशिक समझ होगा। इससे भारत के भूगोल के ज्ञान को बढ़ेगा। इसमें हमें योजना और शासन कार्य में सहायता मिल सकती है। प्रशासनिक और विकासात्मक निहितार्थ भी बढ़ सकते हैं। तटीय और द्वीपीय क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं, संसाधन आवंटन और बुनियादी ढांचे की योजना को प्रभावित कर सकती है। सुरक्षा संबंधी भी विचार मिल सकते हैं। सटीक डेटा, समुद्री निगरानी, सीमा प्रबंधन और आपदा की तैयारी में मदद कर सकता है। और साथ ही साथ पर्यावरण और विनियामक प्रभाव भी हो सकता है। जैसे संशोधित तटरेखा तटीय विनियमन क्षेत्रों का विस्तार कर सकती है। जैसे हमारे यहाँ पे कोस्टल रीजन जोन बना है, ठीक है, कोस्टल रेगुलेशन जोन बना है, जो जिनका अलग से व्यवस्था बनी है, अलग से नियम कानून, वहां पे पर्यावरणीय देखभाल अलग होते हैं। अब इनकी संख्या और ज्यादा होने से वो और बेहतर तरीके से और भी क्षेत्र उसमें शामिल हो सकते हैं, जिससे हमें पर्यावरण संरक्षण, उस क्षेत्र के इकोलॉजी को संरक्षित करने में मदद मिल सकती है। ठीक है ना।